और उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि आज से 200 साल पहले रायबरेली एक जगह है जहां से अब फ्रीडम फाइटर लड़ते हैं, जिन्होंने पूरा परिवार उनका भारत की आजादी में निकल गया, वहीं से लड़ रहे थे, रोम से। वो वहां से एक शख्स सैयद अली बरेलवी 200 साल पहले बालाकोट में उसने पहला मदरसा खोला था। बालाकोट की हिस्टोरिकल वैल्यू को समझिए, बहुत पुराना है। दूसरी उसकी वैल्यू यह है कि जब यहां बहुत सारे लोगों में इस बात की चिंता हो रही थी तो मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि बालाकोट में लोग कह रहे हैं कि वहां तो पेड़ कटा मिला है, वहां तो 2 पक्षी पड़े मरे मिले हैं, फिर ये हुआ कि नहीं कुछ 300 मरे हैं, 400 मरे हैं। मैंने एक टेलीविजन पे कहा कि वहां एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। बालाकोट जाकर के बम धमाका करना आप ऐसे ही है कि किसी के किचन में चले गए हों। और इस पाकिस्तान के साथ में एक बड़ी लॉबी हमारे देश में लिबरल्स की और लेफ्ट की है, वो ये बार बार कहती है छोटी छोटी बात पे, देखिए भाई पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन मत करिए, वो न्यूक्लियर स्टेट है, हमसे उनसे ज्यादा तो हमारे लोग हमें डराते हैं। तो ये बार बार जब कहा जा रहा था कि देखिए सेट होगा और वो यहां फेंक देंगे और हम तबाह हो जाएंगे, तो उसमें कुछ लोगों ने अब ये तर्क देना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान अगर कितने भी बम फेंके तो हमने तो पिछले 70 साल में 130 करोड़ कर लिए, कितने जाएंगे? अरे 2-4 भी बचे तो हम फिर 70 साल में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो 4 ही हैं भाई, आप निपट जाएंगे हमेशा के लिए। तो बार बार मैं एक ही बात कह रहा था कि बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का महत्व क्या है। पाकिस्तान आप देखें, कोई बयान उर्दू का, इंग्लिश का, हिंदी का, डॉन पढ़ लें, वीक पढ़ लें, फ्राइडे टाइम्स पढ़ लें, पाकिस्तान ने एक बात कहना बंद कर दी है। अब वो ये नहीं कहता कि अगर कुछ किया तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अब ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो न्यूक्लियर बम जिसको वो फ्रिज में रखा हुआ कोई अंडा है क्या है, वो समझ रहे थे कि हम फौरन ऐसा कर देंगे, लेकिन बाहर से चांटा पड़ा, यहां मारा, यहां सुन ही नहीं रहा कोई। और जब वहां बालाकोट में बम गिरा तो कई लाख लोग दिल्ली में घायल हो गए एकदम। शाम तक क्या बात है, लोग करा रहे थे बुरी तरीके से, टेलीविजनों पे करा रहे थे, सड़कों पे करा रहे थे, और क्या आलम था भाई। और एक आदमी आपका पकड़ लिया उन्होंने, उसको उन्होंने छोड़ना पड़ा। जैसे ही छोड़ा तो यहां के जो बेरोजगार लोग, जिनका रोजगार वहां से चलता है, उन्होंने कहा देखिए ही इज ए मैन ऑफ पीस, इसको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो लोग जानते थे कि इमरान खान क्या है, ये तो उनको पता था, लेकिन हमारे यहां के लोग पाकिस्तान से भी ज्यादा उत्साही लोग हैं। अब वो उसको नोबेल प्राइज मिलता या नहीं मिलता, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत में एक फिल्म आई थी हंसते जख्म, अब वो बेचारा न रो पा रहा है न हंस पा रहा है। ऑफिशियल बयान ये आया है कि भारत ने यहां कुछ नहीं किया है, लेकिन 1.5 महीने से सारे देश के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर, सारे एयरपोर्ट बंद हैं। अब उसकी रिपेयर चल रही है, अब लोगों को पता चल गया ये रिपेयर चल रही है, तो कह रहे नहीं नहीं वो तो हमारा पहले से प्लान था, हम बालाकोट का इंतजार कर रहे थे। तो आपने समस्या को समस्या मानिए। बालाकोट में, पठानकोट में, ये दुनिया जमाने में जितने भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या चाइना से जो भी थ्रेट है, ये ओपन है, साफ दिखाई देती है। ये चिंता का विषय नहीं है। मैं जिस चिंता की तरफ हूं, जिस कारण से मैं यहां हूं आपके बीच में, मेरी चिंता यह है कि इस देश में हर दिन कम से कम 10 सर्जिकल स्ट्राइक अंदर होने चाहिए। अगर अंदर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। और यह सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपकी और मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो मैं अपनी भूमिका मैंने तय की है, न मैंने किसी से कुछ कहा, न मेरी किसी से कोई डिमांड, न मेरा देश पे एहसान। मैं तो अपनी बीवी पे भी एहसान नहीं कर पाता, सिर्फ उसका एहसान ले रहा हूं कि घर से बाहर रहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक देश के बाहर सेना करेगी, वो उसका काम है, लेकिन देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक इस देश का समाज करेगा।
हम ये नहीं कह सकते कि अब कश्मीर के अंदर भी जो है बालाकोट की तरह बम गिराया जाएगा। इस देश के टेलीविजनों पे जो लोग आते हैं उनको कॉर्नर करने के लिए आप सबने देखा होगा एक बड़ी टीम लगी हुई है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है, चाहे वो आरएसएन हो, चाहे जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, तमाम सारे 20-25 लोगों की टीम है। और ये सिर्फ इसीलिए लगातार हम लोग कह रहे हैं कि देश के लोगों को पता चले कि ये जिम्मेदारी हर एक को निभानी है। पुलियाओं पे, चौराहों पे, ऑफिस के अंदर इस बात को लगातार कहते रहिए। आप चुप हो जाएंगे और 25 लोग काम करेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। ये आईबी का काम नहीं है कि बर्मा से चल के लोग कहां से चलेंगे, जरा रूट ढूंढें आप। आपसे अगर मैं ये कहूं या मुझसे कोई ये कहे कि भाई आप दिल्ली से जम्मू चले जाइए, न हवाई जहाज का किराया है, न रेल का किराया है, पैदल पैदल चल के लोग वाया पठानकोट जम्मू में पहुंच गए। 2008 से वेरी सॉरी तो 2008 से जम्मू के अंदर जहां आर्टिकल 35A की वजह से आप में जितने भी लोग हैं इस सभागार में, कोई वहां बस नहीं सकता है। आप डल लेक देने जाइए, अपनी जेब उनको दीजिए, अपनी जेब से पैसा उनको दीजिए, खाना उनका खाइए और आ जाइए। लेकिन बर्मा से चल के 2008 से 2019 तक 98,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में कैसे बसा? क्योंकि आप चुप रहे, आपने सवाल नहीं पूछा। उनका जो एजेंडा था सरकारों का और व्यवस्था का, वो कर रहे थे। वो सन 1948 में भी उनका एजेंडा वही था, आज भी उनका वही एजेंडा है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो ठीक है।